हाय एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज के लास्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिस्ट्री को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं और आज हमारा फिनिश हो जाएगा लेक्चर सीरीज जो हिस्ट्री के लिए था। इसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट के साथ एक न्यू सीरीज लेकर के आएंगे। जो नया सब्जेक्ट आप चाहते हैं जिसपे 6 to 12 की आपको वन शॉट सीरीज मिले या कोई स्टैंडर्ड बुक की अगर आपको वन शॉट सीरीज चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उस पे हमारी टीम वर्क करेगी और नया आपका जो कोर्स है वो उसी पे लॉन्च किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आज के सेशन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आज हम जानेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था जिसके वजह से अंत में हमें फाइनली मिला इंडिपेंडेंस। साथ ही पाकिस्तान का जो एक पूरा रेजोल्यूशन था उसको लेकर के जो डिमांड थी वो कैसे पूरी की जाएगी। आईएनए का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आई थी। तो ये जो सारे लास्ट एक पार्ट हैं जहां आप कह सकते हैं कि वी विल जस्ट वाइंड अप द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वो पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने जाना था कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। राइट, हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के इंट्रोडक्शन को कवर किया था। तो एक और बार आप सभी के लिए रिवीजन के हिसाब से हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स प्रपोजल जो है दोबारा डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। साथ ही वो राइट टू सेसीड दे रहा था हमारे कई सारे राज्यों को, या हर एक राज्य के पास ये अधिकार था कि जब भी वो चाहे तो यूनियन से अलग हो सकता है। ऐसा क्रिप्स प्रपोजल जो कि सबको बांट रहा है, ठीक है, वो किसी के भी द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना ही कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसमें कोई पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन है उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं थी। तो अल्टीमेटली जो ये क्रिप्स मिशन है वो फेल हो गया और क्रिप्स के जाने के बाद गांधी जी ने एक नया रेजोल्यूशन बनाया कि भाई हम क्या है, एक नॉन वायलेंट तरीके से अब दोबारा से मूवमेंट करेंगे और हम जापान के इन्वेशन के भी खिलाफ है। हम ये नहीं कह रहे कि ब्रिटेन चला जाए तो जापान आ जाए, नहीं, हम जापान का भी कोई इन्वेशन नहीं चाहते। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है वार्धा में जो कि ये एक्सेप्ट करती है कि हमारा आइडिया ऑफ स्ट्रगल क्या है। वो ये चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिले। अब जो रीजन है अभी स्ट्रगल का वो क्या है, बहुत सारी बातें फेल हो चुकी हैं। अब तक काफी सारे प्रपोजल हुई, काफी सारी बातें हुई, पर सब कुछ फेल हो गया। हर जगह महंगाई बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। ब्रिटिश एम्पायर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा एक रियल जो फेस है वो सामने आ रहा है। और ये चीज क्लियर हो गई है कि हमें जो है मासेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि कहीं पॉसिबल अगर जापानीज इन्वेशन हुआ तो मासेस के वजह से हमें एक जीत मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये सारी बातें हुई तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है ये वार्धा में एक मीटिंग करती है और क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करती है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है नेहरू जी ने प्रपोज किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इसे समर्थन दिया। और इस तरीके से ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में इस मीटिंग के अंदर जो है पूरी तरीके से रेटिफाई किया गया कि हाँ, हम लोग अब क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है क्लियर है कि ये बहुत अलग होने वाला है बाकी सभी मूवमेंट से, जो कि कोई भेदभाव नहीं करेगा उन लोगों में जो प्रिंसली स्टेट में रहते हैं या ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में रहते हैं। हर किसी को पार्टिसिपेट करना है, सभी लोग मिलकर के आएंगे। और ये भी क्लियर कर दिया गया कि पिछले सभी आंदोलन जो हुए हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी सभी आंदोलन जो हुए थे उनमें कभी भी ये बात नहीं की गई थी कि किस तरीके से जो एक अटैक है वो डायरेक्टली होगा ब्रिटिशर्स पे। इस बार पहली बार ये कहा जा रहा है डू और डाई, और लोगों पे छोड़ दिया गया, तुम्हें जो करना है जैसे करना है करो अपने हिसाब से। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें रिजाइन करना चाहिए तो रिजाइन कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम किसी और तरीके से स्ट्रगल कर सकते हो तो तुम वो करो, मतलब जो सही लगता है। किसी को ना कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई। पहली बार ऐसा हुआ जहां कांग्रेस कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही और लोग अपने हिसाब से आएंगे और काम करेंगे। तो कैसे शुरू हुआ, गांधी जी जो है ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे पहुंचे और 8 अगस्त को 1942 को उन्होंने ये रेटिफाई किया कि हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कर रहे हैं और ये डिमांड किया कि हमें इमीडिएटली अब ब्रिटिश रूल को एंड करना है, इंडिया को फ्री करना है, इंडिपेंडेंस को हमें लेकर के आना है। कोई कंक्रीट लाइन ऑफ एक्शन किसी को नहीं बताया गया, लोगों पे छोड़ दिया गया कि लोग क्या चाहते हैं।
ठीक है। लेकिन गांधी जी ने फिर भी अपनी तरफ से, क्योंकि वो फेस थे इस पूरे मूवमेंट का, तो अपनी तरफ से उन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जिसके ऊपर प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। ध्यान दीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस। पहला उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्हें रिजाइन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा ऐसे सरकार जो है और लोग जो हैं उनका काम डगमगा जाता है। देखो आम आदमी है, वो ऑफिस जाता है, उसकी सैलरी आती है, उसका घर चलता है। तो गांधी जी ने बोला कि आप रिजाइन मत करो, पर आप ये बताओ कि आप इस सरकार के अंदर जो भी कर रहे हो, आपका काम कांग्रेस के अलायंस के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। आप कांग्रेस के समर्थन में काम कर रहे हैं, ना ही अंग्रेजी सरकार के समर्थन में आप कोई ना कि काम कर रहे हैं। ये चीज क्लियर कर दी गई। दूसरा, सोल्जर्स को कहा कि आप आर्मी जो है उसे मत छोड़िए, आर्मी में रहिए, लेकिन आप अपने ही देशवासियों पर कभी भी गोली ना चलाएं। और स्टूडेंट से कहा गया कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप पढ़ाई छोड़ो, ऐसी सरकारी स्कूल या कॉलेज के अंदर मत रहो जहां अंग्रेजों का शासन है, जहां अंग्रेजों का दबदबा है। और साथ ही जो पीजेंट्स थे उनको ये कहा गया कि आपको अपने जमींदार को तभी रेंट देना है, जमींदारी को तभी जो है वसूलने देना है, अगर वो जमींदार अंग्रेजों के खिलाफ है। अगर जमींदार एंटी गवर्नमेंट नहीं, यानी कि अगर जमींदार अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं है, तो आप उसको कोई रेंट मत दो। जो सभी प्रिंसेस हैं, जो सभी हमारे राजा रजवाड़े हैं, उनको कहा गया कि आप भी मासेस को सपोर्ट करें और अपनी संप्रभुता के लिए सामने खड़े हो जाएं। प्रिंसली स्टेट्स के लोगों से कहा गया कि आप अपने राजा रजवाड़ों को तभी आप सपोर्ट कीजिएगा अगर आपके राजा किसी भी खिलाफ से, यानी किसी भी हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ हैं। अगर अंग्रेजों के खिलाफ आपके राजा नहीं है, इसका मतलब वो आपके खिलाफ है ना भाई, क्योंकि आपकी लड़ाई अंग्रेजों से है। और अगर आपकी लड़ाई अंग्रेजों से है पर आपके राजा अंग्रेजों के दोस्त बने बैठे हैं, तो भाई सिंपल सी कहानी ये होती है कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है। यानी कि अंग्रेजी सरकार जो है वो अगर आप ही के राजा को दोस्त बना बैठी है, तो आप समझ लो कि वो राजा भी आपका दुश्मन ही है। फिर उसको दोस्त मत समझो अपना, फिर क्योंकि वो दोनों दोस्त बने हुए हैं, उन दोनों को ही हटाना जरूरी है। सो सिंपली ये बात आ गई कि हम पहले तो अंग्रेजी सरकार को हटाएंगे और उसके बाद इन राजा रजवाड़ों का भी जो शासन है उनको भी हम हटाएंगे, स्पेशली वो जो कि अंग्रेजों का ज्यादा समर्थन कर रहा है। और फिर जब हम इंडिपेंडेंस के बाद सारे इकट्ठा होंगे तो उसमें हम राजाओं का सम्मान जरूर रखेंगे, ठीक है, लेकिन उनके सम्मान के साथ ये भी क्लियर रहेगा कि वो सम्मान जो है उनका, वो जो सारी चीजें हैं राजा के लिए, वो तभी है जब वो देश के हिसाब से हो या देश के लिए हो, जहां आप लोगों की सेवा कर रहे हैं पर आप डेमोक्रेसी में रह के करिए। आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन जीत जाइए और उसके बाद कीजिए लोगों की सेवा, है ना। आप राजा बने रहिए, आप एक तरीके से राजा ही हैं, बस आप डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के राजा बन रहे हैं, तो आप वो करिए ना। ऐसे तरीके से समझाया गया सबको। तो अब ये सारा इंस्ट्रक्शन जब गांधी जी ने दिया तो मूवमेंट स्प्रेड होने लगा। 9 अगस्त को सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले कि ये लोग मूवमेंट शुरू करते, है ना, लीडर्स, देखो लोगों ने तो शुरू कर दिया और लोगों ने जीत भी हासिल की। ये क्विट इंडिया मूवमेंट में आम जनता की जीत है, आम जनता ने अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल किया। तो सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी लीडर जो हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को और पीसीसी को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अनलॉफुल है। और अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908 अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजी सरकार ने ये कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इससे जुड़े हुए सदस्य ये सारे क्रिमिनल हैं, ये सब क्राइम कर रहे हैं। पब्लिक मीटिंग की असेंबली को रोक दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत कि कोई कहीं पे असेंबल नहीं होगा, जमा नहीं होंगे, लोग इकट्ठा नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, इस तरीके से बातें की गई। यहाँ अरुणा असफ अली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कांग्रेस के सेशन के ओवर इस टाइम पे प्रिसाइड करती हैं और झंडा फहराती हैं 9 अगस्त को, ठीक है। पब्लिक एक्टिविटी के अंतर्गत ये सब कुछ होता है और ये क्लियर कर दिया जाता है कि अब हम नहीं रुकेंगे। जब इस समय सरकार सबको, लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल रही है और पूरी तरीके से इस मूवमेंट को लीडरलेस करने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं, जहां पे वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आप साथ में आइए और आजादी की लड़ाई लड़िए। तो यहाँ पर बहुत सी अंडरग्राउंड एक्टिविटी थी जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं सोशलिस्ट हैं,
फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर्स हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, गांधी जी के आश्रम के लोग हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हैं जो कि अपनी एनर्जी को बाहर निकालना चाहते थे, बहुत सारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए थे। ये सारे जो हैं इसमें आकर के अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कि सरकार से छुप करके कुछ काम कर रहे हैं। तो इसमें जो पर्सनालिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो है राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, इसके ऊपर आपने देखा होगा भी सीरीज भी आई है ओटीटी पे, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी जीएन का, ये सारे थे। इसमें उषा मेहता ने एक अंडरग्राउंड रेडियो शुरू किया था बॉम्बे में, आपने देखा होगा, इसमें सारा अली खान ने अपना ये रोल प्ले किया हुआ है, आप देखिएगा जरूर। ये सब चीजें क्या है ना कि इस तरीके की जो सीरीज है, मूवीज हैं, ओटीटी पे कभी कुछ भी रिलीज होता है तो आप देखो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल एंजॉय कि किस तरीके से सारा इंडिपेंडेंस का खेल था। बहुत सारे जो हमारे बीएचयू के स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस मूवमेंट को वो रूरल एरियाज में स्प्रेड करेंगे, और इन्होंने पॉपुलराइज किया स्लोगन को कि स्टेशन फूंक दो, थाना जलाओ, अंग्रेज भगाओ। ठीक है, मतलब अंग्रेजों को किसी भी तरीके से हमें हटाना है, भगाना है। तो गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन है वो बहुत तेज था। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कहा कि देखो, कोई मार्शल लॉ तो डिक्लेयर नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, सबके ऊपर फायरिंग हुई, लड़ाई झगड़े, मार पीट सब कुछ हुआ, लाठी चार्ज हुआ। लेकिन कुछ लोग थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं, सबका रीजन समझो। प्रीलिम्स पे ये आ सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ध्यान दीजिए, मुस्लिम लीग इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही है क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पाकिस्तान के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ये पाकिस्तान के बारे में नहीं था। क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया से अंग्रेजों को निकालने के बारे में था, भारत की आजादी के बारे में था। और पाकिस्तान का जहां कोई रेजोल्यूशन नहीं है वहां पे मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं करती थी। दूसरी तरफ हिंदू महासभा इसीलिए नाराज है क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुओं का बहुत फायदा नहीं हो रहा, उन्हें हिंदुओं से रिलेटेड, हिंदुओं के मेजॉरिटी से रिलेटेड कानून चाहिए थे। कम्युनिस्ट पार्टी इसीलिए नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ इस तरीके से सपोर्ट करने से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कैपिटलिस्ट हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको फायदा हो जाएगा, और इस इंडिपेंडेंस के बाद कोई फ्रेमवर्क नहीं है जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ सके, क्योंकि इन्हें कम्युनिज्म पसंद था। इसीलिए ये लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं, और बहुत से कम्युनिस्ट जो लीडर्स थे लोकल लेवल पर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि वैसे तो ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की जो है वो नहीं पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन एक उन्होंने ऑफिशियल स्टैंड जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना यूनियन लेवल पे लिया हुआ था। बट लोकल लेवल पे कुछ ऐसे कम्युनिस्ट लीडर्स थे जो कि इस बहती गंगा में आना चाहते थे और वो अपने हाथ धोना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है और ये मतलब दिस इज द लास्ट थिंग, ये कहते हैं ना, मतलब एक वो आखिरी हथौड़ा था जो पड़ेगा और बस फिर सब कुछ खत्म होने वाला था। तो ये सब लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। बहुत से स्मॉल जमींदार जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स में, जिसमें सबसे बड़ा नाम था राजा ऑफ दरभंगा, जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। और हमें एंड ऐसे जो लीडर्स हैं इनका नाम नहीं भूलना चाहिए। मैंने ये चीज नोटिस की है कि हिस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं, है ना, राजा ऑफ दरभंगा हैं, और बहुत सी नॉर्थ ईस्ट की हमारी इतनी सारी महिला लीडर्स थी, फीमेल लीडर्स थी, जिनके बारे में ना हिस्ट्री में लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको पढ़ते नहीं है, हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी चर्चा नहीं करते, जबकि वो बहुत ज्यादा चर्चे के लायक हैं और उन्हें बहुत इज्जत मिलनी चाहिए। हालांकि देखिए आज वो नहीं है, पर हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करें, उससे इंस्पायर हों, उससे सीखें, ये बहुत जरूरी है। जो इतिहास लिख दिया गया है उसमें बहुत से बदलाव, बहुत से एडिशंस, बहुत से चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि जो जब जैसा लिखा गया, उस समय जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उस समय जितनी बातें थी, जैसा जो था उस हिसाब से लिख दिया गया। पर अब वो एक कन्वेंशन बन गया है, क्योंकि जैसे कोई ट्रेडिशन होता है, आप बस फॉलो करते रहो, चाहे वो सही है या गलत है पता नहीं, बट यू जस्ट फॉलो इट। तो अब हमें वो ट्रेडिशन जो है समझना होगा कि वी नीड अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेयर
we need to add a lot of other contributions coming from the female workers, coming from the northeast, coming from the south India. It's not just about one significant part कि आप सिर्फ mainland के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ हर कोई included है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडर्स थे जो कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट पे काम कर रहे थे और वो मुस्लिम लीग में नहीं थे। ठीक है, मुस्लिम लीडर्स हैं, जनरली वो कांग्रेस के अंदर हैं और जनरल मुस्लिम जनता है, पर उनकी कोई वाहवाही नहीं है। ठीक है, वो होनी चाहिए अगर हम सचमुच में एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि हम सबको साथ में लेकर के एक बात करें, तो ये जरूरी है कि हम हर किसी के कंट्रीब्यूशन को याद करें और सबको उतनी ही इंपॉर्टेंस दें। तो अब आप देखते हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसने कहा कि हमें वायलेंस कंडेम अब नहीं करना है और हमने ये भी कहा कि कोई वायलेंस की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। यानी कि कांग्रेस एक तरीके से सबको ये कह रही है कि आप अपने मर्जी से कोशिश करो, सोचो और डिसाइड करो कि क्या करना है। लोगों पे छोड़ दिया गया और लोगों को ये कहा गया कि भाई देखो, आपका कोई वायलेंस अगर हुआ या कोई भी वायलेंस आप करते तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, पर आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये गांधी जी ने कहा और कांग्रेस के लीडर्स जो हैं ये सब कर रहे हैं। गांधी जी जो है वो एक फास्ट शुरू करते हैं, फास्ट इन जेल। आगा खान पैलेस पूना में उनको रखा गया था, किसी जेल में नहीं रखा गया था ताकि लोगों का हड़कंप ना शुरू हो जाए। तो इसीलिए गांधी जी तो आगा खान पैलेस में थे, लेकिन यहीं से इन्होंने अपना फास्ट शुरू किया 10 फरवरी 1943 में। और 3 इंडियन मेंबर जो हैं वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, MS आने, NR सरकार, HP मोदी, इन सब ने जो है रिजाइन कर दिया। अच्छा, एक और चीज जो है ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में इस समय में एक बात की बहुत वैल्यू थी, अभी भी है, कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पूरी तरीके से माना जाता था और अगर किसी इंसान की बोली हुई बात सच निकलती है तो उसको बहुत रिलायबल इंसान, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन कहा जाता था। पर कभी कोई इंसान अगर झूठ बोलता है या अपनी बात से मुकर जाता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है और बाद में पता चलता है कि जो भी उसने बोला वो झूठ था, गलत था या ऐसा नहीं, तो दोबारा फिर उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता था। ठीक है, सोसाइटी में ऐसे ही रूल्स बने हुए थे और सोसाइटी में उस समय और कोई मास ऑफ कम्युनिकेशन या कोई और जरिया नहीं था संचार का, तो लोग बातों से, मुंह जुबानी, वर्ड ऑफ माउथ से ही चीजों पे चलते थे और उसी को फॉलो करते थे और उसी का जो है इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा था। वर्ड ऑफ माउथ की इम्पोर्टेंस आज भी बहुत ज्यादा है, बट वर्ड ऑफ माउथ जो होता है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जितनी ऑथेंटिसिटी पहले थी, सॉरी, जितनी ऑथेंटिसिटी पहले थी अब उतनी नहीं है। दिक्कत क्या है कि लोग आजकल, आपने नोटिस किया होगा कि अपनी बात से बहुत जल्दी मुकर जाते हैं और बहुत आसानी से मुकर जाते हैं, जो कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहां पे आप ये समझो कि गांधी जी आगा खान के पैलेस में बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और वहां से फास्ट कर रहे हैं और जनता मोटिवेट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जनता को पता चल जाता था, लोगों को इन्फॉर्मेशन जब मिलती थी ना, तो लोग उस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा समर्थन करते थे, उसको समझते थे। ये मैं आपको इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आजकल ना वर्ड ऑफ माउथ की बहुत कमी हो गई है। मतलब इन रियलिटी जो एक सच्ची वर्ड ऑफ माउथ होती है, इसमें क्या होता है कि लोग कहीं ना कहीं अपना एक हमेशा स्वार्थ जो होता है उसको देखते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये बहुत गलत है। आज हाँ, बिल्कुल सही बात है कि टाइम चेंज हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, बट हमेशा एक चीज याद रखिए कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, कैसे भी। इन केस वो बहुत हार्मफुल होने वाला है या कोई ऐसी इश्यू हो जाएगी तो आपको वो बात बदलनी पड़ी, मुकरना पड़ा, या कहीं किसी चीज के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, जान बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ा, तो वो ठीक है, वो अलग बात है, वो एक एक्सेप्शन है। बट कुछ लोग होते इन जनरल अपनी बात जो है बोली हुई उससे मुकर जाते हैं, आज जो बोलेंगे कल कुछ और बोलेंगे। तो ऐसा जब होता है तो ऐसे में ध्यान रखिए कि ऑथेंटिसिटी वो लोग अपनी लूज करते हैं, वो अपना ऑरा बहुत वीक करते हैं। उनकी जो बात है, उनकी जो कहना है, उनका जो स्टेटमेंट है, उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसीलिए आप कभी भी अगर अपने स्टेटमेंट की, अपनी बात की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो
और अगर आप चाहते हो कि चीजें क्लियर रहें, ऑथेंटिक रहें, तो ऑलवेज इंश्योर कि जो कह दिया वो करना है। और पहले के जो लीडर्स थे वो इस बात पे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। अब जैसे गांधी जी हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो बस कह दिया तो बस अहिंसा को फॉलो करना है, उसको कभी भी वो टाल नहीं सकते, मुकर नहीं सकते। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना रोल निभाया था। जैसे कि अरुणा असफ अली, उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को गोवालिया टैंक मैदान पर फहराया बॉम्बे में 9 अगस्त 1942 को, जिससे कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और उनको टाइटल मिला हीरोइन ऑफ द 1942 मूवमेंट, क्योंकि इस समय बहुत लाठी चार्ज हो रहा था और किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था ऐसे झंडा फहराना, बट उन्होंने ये करके दिखाया और वो बिना डरे मतलब आई, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। फिर मतंगिनी हाजरा, इन्होंने जो है 6000 फ्रीडम फाइटर्स को तमलुक पुलिस स्टेशन तक ये लेकर के गई थी और वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने काम किया था। इन्होंने वंदे मातरम जो है का नारा लगाया। कई बार उनके ऊपर गोलियां चलाई गई लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। इसके बाद फिर कना करलटा बरुआ थी, इन्होंने जो है एक डेथ स्क्वाड बनाया था, मृत्यु वाहिनी, उसका ये हिस्सा थी। उन्होंने एक प्रोसेशन शुरू किया था अनआर्म्ड विलेजर्स का असम में, जिसके अंदर इन्होंने तिरंगा फहराया था एक लोकल पुलिस स्टेशन में, और ये बहुत बड़ी ब्रेवरी का काम था। फिर सुचेता कृपलानी थी, इन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस 1940 में शुरू किया था। एबी कुट्टीमाला अम्मा थी, जिन्होंने जो है देखा जब गवर्नमेंट ने मातृभूमि मैगजीन जो है उसको बैन किया था, आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कि वो जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिख रहे हैं या ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि लोकल वुमेन के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो उसके लिए जो है अम्मा ने आवाज उठाई। तो अम्मा ने एक प्रोसेशन ऑफ वुमेन लीड किया था, जिसमें वो गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव डालना चाहती थी कि गवर्नमेंट इस बैन को हटाए, ठीक है, इसको लिफ्ट करे। कई सारी महिलाएं जैसे कि सरोजिनी नायडू, मीराबेन, सुशीला नायर, इनको अरेस्ट किया गया था गांधी जी के साथ ही 9 अगस्त 1942 को। तो ये सभी महिलाएं भी अरेस्ट हो गई थी। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो बहुत बड़े लेवल पर सारे आए और सबका सपोर्ट रहा। पैरेलल गवर्नमेंट्स भी जो हैं हमारी बनाई गई, जिसमें कि हमने ये कहा कि देखो हम तो क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे हैं, हम तो ये मान चुके हैं कि अंग्रेज भारत से जा रहे हैं या चले जाएंगे, ठीक है, या हमारे लिए तो वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम अपनी सरकार तो बनाएंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग एरिया में पैरेलल गवर्नमेंट शुरू की। जैसे कि बलिया में चिट्टू पांडे थे, जिन्होंने एक हफ्ते तक सरकार चलाई। तमलुक मिदनापुर का एरिया था जहां जातीय सरकार बनी, जो कि सतीश सामंत के अंदर थी। इन्होंने साइक्लोन रिलीफ वर्क करवाया, ग्रांट सेंक्शन किए, स्कूल्स के लिए पैसा दिया, पैडी को जो है सप्लाई किया फ्रॉम रिच टू पुअर, बहुत सारे जो है विद्युत वाहिनी भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, बहुत सारे काम इन्होंने किए। फिर सतारा का जो एरिया था, यहाँ पे इन्होंने दे नेम्ड प्रति सरकार अंडर वाईबी चवन, नाना पाटिल यहाँ पे हुआ। तालचेर उड़ीसा में लक्ष्मण नायक थे, जो एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ट्राइबल और रेबल लीडर बने। पैरेलल गवर्नमेंट जो है कई सारी स्टैब्लिश हुई, जैसे कि आजमगढ़ में, गाजीपुर में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, यूपी बिहार के एरियाज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम अपने लोकल लेवल पर अपने अपने एरिया में काम करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग ने भी अपना पाकिस्तान डे 23 मार्च 1943 में बना लिया और कहा कि भाई हम भी जो है अपना फिर पाकिस्तान डे मना रहे हैं, क्योंकि जब सब लोग अपना अपना कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। ये सारा हुआ। अब यहाँ पे जो फेमाइन है वो 1943 में बहुत बड़ा आया था, इसमें कई लोगों की जाने गई, काफी ज्यादा लॉस हुआ था। साउथ वेस्ट बंगाल में ये आया था, ढाका, फरीदपुर, टपेरा, नावखली के इलाके में। और इससे क्या हुआ कि जो फूड है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो भुखमरी है वो हो रही थी। तो जो फूड है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, वो आर्मी को फीड करने में चला जाता था। राइस इंपोर्ट्स जो कि बर्मा से आते थे वो रुक गए थे। साउथ ईस्ट एशिया से भी जो चावल आता था वो रुक गया था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट था और राशन लोगों को नहीं मिल रहा था टाइम पे। जो बड़े बड़े शहर थे वहीं पे राशन को इकट्ठा कर लिया गया था, तो बहुत होर्डिंग हो रही थी, काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, गरीबों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों की जानें गई और इस भुखमरी में बहुत से जो है दिक्कतें इंडिया ने झेली। यहाँ पे राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया
राजगोपालाचारी 1944 में कहते हैं कि इतनी सारी दिक्कतों के बीच जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में नहीं आएंगे और जब तक हम सारे लीडर्स एक साथ मिलकर के कोई प्लान नहीं बनाएंगे तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रिटेन ने भी ये समझ लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कि अब तो भारत की जनता रुकने नहीं वाली। तो उन्होंने कहा कि चलो हम अपने सरकार जो है छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन हम किसको हैंड ओवर करके जाएं? क्योंकि ब्रिटेन ना देखो वो एक बहुत रॉयल तरीके से रूल करते थे। आपको पता ही है कि ब्रिटेन का कल्चर, उसका एक एवोल्यूशन, उसकी ग्लोरी कितनी बड़ी थी पूरी दुनिया में। अब ब्रिटेन जो है, जो इतना ग्लोरीफाइड है, वो बहुत फॉर्मेलिटीज के साथ चलता है, ठीक है? कल को किसी तरीके से इंटरनेशनली उसको कोई गंदा बोल दे, कहीं कोई दाग लग जाए, उनकी इमेज खराब हो जाए, ओवरऑल वर्ल्ड में उनके ऊपर जो है कीचड़ उछाला जाए, तो ये सब दिक्कतें होंगी, है ना? तो इज्जत, रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी बात होती है ना? एक रॉयल फैमिली के लिए। तो वो जो रॉयल फैमिली है, उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनके लीडर्स हैं, जो कि दुनिया भर में बहुत ग्लोरीफाइड थे। उनको ये था कि अगर हम भारत से जा रहे हैं, तो हम किसके हाथ में सरकार दे करके जाएं? भाई हमारे ऊपर फिर किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ब्रिटिशर्स का क्या कहना है कि हम जो करते हैं भाई भाई ऑफिशियल तरीके से करते हैं। हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लॉन्च करेंगे, आपको एक डेट देंगे कि इतने तारीख से पहले पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या चाहते हो, ठीक है? कौन वो लोग हैं जिनके हाथ में हमें सारे ऑफिस हैंड ओवर दे करके जाने हैं। आर्मी कौन संभाल रहा है, नेवी कौन संभाल रहा है, लोकल लेवल पे कौन कौन सरकारें बना रहा है, स्टेट में कौन आ रहा है, कौन इंसान है जो गवर्नर जनरल की पोजीशन को लेगा, कौन किस सीट पर बैठेगा। आपके पास एक फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना। तो आप पहले ये बताओ कि कितने कौन कौन से लोग हैं आपके पास, और फिर वो सारा ट्रांसफर होगा और इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल जाएगी। तो राजगोपालाचारी जी ने कहा कि ठीक है, एक प्लान करते हैं कि मुस्लिम लीग जो है अभी के लिए कांग्रेस के डिमांड को एंडोर्स करे इंडिपेंडेंस के लिए। पाकिस्तान की बातें जो है सही है अपनी जगह, पर अभी पहले अगर आप ब्रिटेन को बहुत कंफ्यूज करोगे तो वो इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, और जब इंडिपेंडेंस ही नहीं मिलेगी तो फिर पाकिस्तान क्या, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, ठीक है? तो ये कहा गया कि पहले तो हम लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, कोई एक चीज मिलकर के हम सारे लोग मांगेंगे तब वो हमें मिलेगा, ठीक है? कोई एक चीज हमें मांगनी है, ये नहीं कि आप अलग डिमांड कर रहे हो, हम अलग डिमांड कर रहे हैं। सबकी सिंपल एक सिमिलर डिमांड होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग कांग्रेस की डिमांड को इंडोर्स करेगी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए कि हाँ, हम इंडिपेंडेंस को चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने में कोऑपरेट करेगी, ठीक है? कि हम अभी जब तक के लिए सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, इलेक्शन नहीं होता, तब तक के लिए हम एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेंगे, और जब वॉर खत्म होगी तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज की है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट में हो या पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरिया है, वहां सब जगह हम प्लेबिसाइड कराएंगे कि क्या उनको अलग से सोवरेन स्टेट चाहिए या नहीं, क्या उनको अपना एक अलग एरिया चाहिए या नहीं, ठीक है? क्या लोगों की मर्जी है, उनकी क्या नीड है, वो क्या सोच रहे हैं, वो तो तब डिसाइड होगा ना जब लोगों से आप पूछोगे। तो अगर पार्टीशन होता है और अग्रीमेंट बनाया जाता है तो जॉइंटली हम इसमें डिफेंस, कॉमर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे और एक साथ उसको डिवाइड करेंगे। और उसमें क्या होगा कि ये तभी होगा जब इंग्लैंड पूरी पावर्स इंडिया को देगा, ठीक है? तो जिन्ना ने कहा कि अच्छा जी, हम तो आपका फॉर्मूला समझ गए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें जो मुस्लिम सिर्फ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के हैं, वही वोट डालें जब प्लेबिसाइड हो रहा है, ठीक है? तो आप वहां पे सिर्फ मुस्लिमों से पूछो, हिंदू तो कभी भी नहीं चाहेंगे। तो मुस्लिमों को अगर दिक्कत है तो मुस्लिमों से पूछा जाए। और जो हिंदू लीडर्स थे सावरकर के अंदर, और कुछ और भी ऐसे थे जो कि इस प्लान को पसंद नहीं कर रहे थे, इस सीआर प्लान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, राजगोपालाचारी फॉर्मूला को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये अच्छा नहीं लगा। तो फिर बात नहीं बनी, दोबारा कुछ लीडर्स बैठे, उन्होंने फिर से एक प्लान बनाया कि ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं तो कुछ और तरीका करते, क्योंकि देखो एक डिमांड, एक सिंगल डिमांड तो बनानी पड़ेगी।
तो आया देसाई लियाकत पैक्ट। देसाई लियाकत पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान थे जो कि एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाते हैं कि कैसे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए सेंटर में, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड लोग होंगे मुस्लिम लीग से भी और कांग्रेस से भी, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में काम करेंगे। 20% रिजर्व सीट्स होंगी माइनॉरिटीज के लिए, और कोई सेटलमेंट जो है हो पाए जिससे कि हम एक पैरिटी ला सके कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच में, मतलब हम दोनों को इक्वल राइट्स देंगे। ठीक है, ये देसाई लियाकत प्लान आया, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया, इसे भी नहीं माना गया। फिर आया वेवल प्लान। वेवल प्लान आया 1945 में। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको छोड़ करके, जो कमांडर इन चीफ होंगे, ठीक है, उनको छोड़ करके, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स होंगे वो सब इंडियंस होंगे। यानी कि ब्रिटेन क्या कहता है कि सिर्फ ब्रिटेन का एक गवर्नर जनरल होगा और कमांडर इन चीफ जो आर्मी के होते हैं वो ब्रिटेन के होंगे। इसके अलावा सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं वो इंडिया के होंगे। यानी कि ब्रिटेन अभी भी आखिर में भी कोशिश कर रहा है कि इन केस उसके पास भारत के ऊपर कब्जा रखने का अगर मौका मिल जाए तो वो उसे फॉलो करे। इसमें कहा कि जो कास्ट है हिंदू और मुस्लिमों की वो इक्वल नंबर ऑफ होगी वोट्स में, उनकी सीट्स को लेकर के। इन एडिशन जो लो कास्ट के हिंदू, सिख और शूद्र हैं उनको और दूसरी माइनॉरिटीज को भी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन ये वेबल प्लान भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इस वेबल प्लान के अंदर जो एक फुल सोवरेनिटी है वो नहीं दी जा रही थी, और अगेन पाकिस्तान के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं थी, तो इसीलिए इसको भी रिजेक्ट किया गया था। वेवल प्लान ये भी कहता था कि वो काउंसिल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। इट वाज टू फंक्शन एज एन इंटरिम गवर्नमेंट विद इन 1935 फ्रेमवर्क, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया था, ठीक है, जिसमें कि भाई वो कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये काउंसिल के लिए, उनके काम के लिए, उनके फंक्शन के लिए बनाई गई, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को तैयार किया गया। गवर्नर जनरल को बोला गया कि ही वाज टू एक्स हिज वीटो और एक्सरसाइज हिज वीटो ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग पार्टीज के आएंगे, जॉइंट लिस्ट बनाएंगे, वो वॉइसरॉय को देंगे ताकि नॉमिनेशन हो सके कि कौन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आएगा। और अगर कोई जॉइंट लिस्ट नहीं बनती है देन सेपरेट लिस्ट जो है वो सबमिट करवाई जाएंगी, ताकि फिर खुद वॉइसरॉय डिसाइड कर सके कि किसे क्या देना है। पॉसिबिलिटीज होंगी टू बी केप्ट ओपन फॉर नेगोशिएशन, ताकि जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो वॉर जीतने के बाद ब्रिटेन फाइनली अप्लाई कर सके, और हम ओपन रहेंगे। ब्रिटेन क्या कह रहा है कि पहले हमें वॉर तो जीत लेने दो, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म तो हो जाने दो, और एक बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है ना। तो वो बस इतना ही चाह रहे हैं कि भारत के लोग, भारत की जनता ब्रिटेन को सपोर्ट करे, और ब्रिटेन को बहुत हद तक ये विश्वास था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो जापान अगर हिरोशिमा और नागासाकी वाला हमला नहीं देखता, ठीक है, जिस तरीके से हुआ, और जो अमेरिका के अंदर चीजें हुई अगर आप उसको देखें, तो उसके बारे में इतना आइडिया किसी ने लगाया नहीं था पहले। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये एक चीज आपको समझनी होगी कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट जापान एंड अमेरिका, दिस इज अबाउट द इंटायर वर्ल्ड। ये सबके लिए हो रहा है जो भी हो रहा है, और इसमें जो ब्रिटेन है वो कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, मोटिवेटेड है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है, कि वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है। अब यहाँ समझना है हमें कि पॉसिबिलिटीज जो हैं वो ली गई। दे वर केप्ट ओपन फॉर नेगोशिएशन ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वंस द वॉर वन फाइनली। जो मुस्लिम लीग है वो चाहते थे कि सभी मुस्लिम्स जो हैं, दे वांटेड ऑल मुस्लिम्स टू बी इट्स नॉमिनीज, एंड वो क्लेम करते थे अ कॉम्युनल वीटो इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कांग्रेस ने जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि भाई आप एक तरीके से कांग्रेस को कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है ना, आप कास्ट कर रहे हो कांग्रेस को एक इस तरीके से शोकेस करना चाह रहे हो दैट कांग्रेस इज ओनली अबाउट द हिंदूज, बट ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो सबके लिए है। मुस्लिम लीग कह सकती है कि वो मुस्लिम पार्टी है, आप मुस्लिम लीग को मुस्लिमों के हिसाब से कह सकते हो,
या किसी भी दूसरे पार्टीज में आप ये देखोगे कि वो लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, पर कांग्रेस के अंदर तो सब कोई है, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। कांग्रेस के अंदर तो हर तरीके के लीडर्स थे, एवरीबॉडी वाज देयर। तो कांग्रेस तो एक मिली-जुली तरीके से काम कर रही है, तो आप कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी की तरह ना देखें, और जो फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो है, वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम गवर्नर जनरल टू एन इंडियन मेंबर, ये कहा गया था। द डिफेंस वुड बी हैंडल्ड बाय ब्रिटिश जनरल अंटिल द फुल ट्रांसफर ऑफ पावर वाज मेड, मतलब जब तक फुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता, तब तक जो डिफेंस है वो ब्रिटिश जनरल हैंडल करेंगे, ऐसा कहा गया। तो हमने कहा नहीं भाई, आप ही अगर सब कुछ हैंडल करोगे और आप अपनी सुपीरियोरिटी रखोगे तो हम ऐसा प्लान नहीं मानेंगे। इसीलिए हम वेट कर रहे थे द इंडिपेंडेंस एक्ट का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे आ रहे थे, वैसे इंडिपेंडेंस एक्ट भी ब्रिटेन ने लॉन्च किया था और कहा था कि आप इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार अपना इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या कैसे कैसे करोगे वो सब प्लान बना लो, और आप चाहो तो इस एक्ट को भी पूरी तरह से खारिज कर सकते हो और आज़ादी ले सकते हो। तो जब तक वो इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं आएगा तब तक लड़ाई चलती रहेगी। अब इसमें आईएनए और सुभाष चंद्र बोस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, आपको याद होगा कि जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और उसके बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया, तो फिर वो जैसे तैसे जेल से निकले। उन्होंने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया और अपने आप जो है एक आर्मी बनाने की तैयारी की। इस बीच में उनके बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो आइए देखते हैं आईएनए क्या करता है। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे चित्तरंजन दास। 1940 में बोस ने एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस किया था रामगढ़ में, जो एक जॉइंट एफर्ट था फॉरवर्ड ब्लॉक का और किसान सभा का, क्योंकि बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं किसान सभा के मेंबर्स थे और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी इंडिया में। इन सब के साथ मिल करके फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का एक जॉइंट अग्रीमेंट हुआ, जिसमें बोस ने बोला कि हम लोग एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कि हम किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अंग्रेजों को निकालेंगे। इसमें हिटलर ने भी मदद की। हिटलर की मदद से एक फ्रीडम आर्मी यानी कि मुक्ति सेना बनाई गई, जिसके अंदर सभी वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो भारत के थे। भारत के जो इंडियन ओरिजिन के जो मतलब लोग हैं या भारतीय जिन्हें की सैनिकों को पकड़ लिया गया था वर्ल्ड वॉर में, उनको जो है मिला करके एक नई सेना तैयार की जा रही है। तो ये कैसे आए समझो, हिटलर के पास इतने सारे भारतीय कहाँ से आए? आप जानते हो कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में वॉर हो रही थी। तो जब जर्मनी के सैनिक यहाँ जाते थे तो ब्रिटेन वाले उनको पकड़ लेते थे, और ब्रिटेन के सैनिक जब इधर जाते थे तो जर्मनी वाले उनको पकड़ लेते थे। ब्रिटेन के सैनिकों को जर्मनी ने पकड़ा हुआ था, लेकिन एक्चुअली में ब्रिटेन के जो सैनिक हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि ब्रिटेन तो इंडिया से ही सोल्जर्स लेकर के आता था ना। तो वो सैनिक तो इंडियन ओरिजिन के थे जो कि अभी जर्मनी के कब्जे में है। तो हिटलर ने बोला कि मैं ये तुम्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे देता हूँ, क्योंकि ये तो वॉर के अंदर बंदी किए गए सैनिक हैं, तुम इनको चाहो तो यूज करो, इससे अपनी एक नई सेना बनाओ और ब्रिटेन को निकालो। ठीक है, तो ये सारी चीजें की गई। इन्होंने ये एक फौज तैयार की जो कि जर्मनी और इटली ने कैप्चर किया था उन इंडियंस को यूज करके, और कई सारे जो है लोग इसके अंदर शामिल किए गए। इसे जो है आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। आर्म्ड फोर्स जो थी ये तैयार की गई, जो कि इंपीरियल जापान एंड इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा 1942 में रेडी हुई थी। तो ये जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इसमें ब्रिटिश आर्मी के वो कैप्चर किए गए थे जापान के द्वारा पहले। फर्स्ट फॉर्म्ड दिस आर्मी अंडर मोहन सिंह इन 1942। तो मोहन सिंह ने, आप ये मान के चलो कि 50% काम पहले से ही करके रखा हुआ था और जापान में एक बेस क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि जापान भी ब्रिटेन के खिलाफ था। तो 1942 में मोहन सिंह ने ये पहले ही बना के रखा हुआ था और उसी को आगे जाकर के सुभाष चंद्र बोस ने और एक्सपैंड किया। तो आईएनए इवेंचुअली जो है डिसबैंडेड था, बट वाज फॉर्म्ड अगेन अंडर द गाइडेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और राज बिहारी बोस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एक इंडियन क्लब बनाया था टोक्यो में। अब यहाँ पे आईएनए जो है दोबारा बन गया तैयार होकर के। 21 अक्टूबर 1943 में बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया बनाई। इन्होंने कहा कि देखो, हम ना इंडिया के अंदर रह करके तो काम नहीं कर सकते, तो हम वही काम, एक तरह से होता है ना वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि आप ऑफिस में नहीं हो, उस सेटअप में नहीं हो, बट आप वही काम घर से कर रहे हो। तो इन्होंने सिंगापुर में अपना एक घर बना लिया
और सिंगापुर में अपना पूरी तरीके से ऑफिस सेटअप करके अपने सिंगापुर से ही इन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट की तैयारी की कि कैसे हम एक सरकार बनाएँगे, कौन लीडर होंगे, किसके पास कौन-सा डिपार्टमेंट होगा। जैसे सैनिक अटैक करेंगे तो हम ब्रिटेन को निकाल देंगे और हम जीत जाएँगे और जीतने के बाद हमारी तरफ से कौन इंसान किस पोस्ट पर बैठेगा, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है, ये सब सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया। तो 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया बनाया एट सिंगापुर, जिसमें एच.सी. चटर्जी थे फाइनेंस पोर्टफोलियो में, एम.ए. अय्यर थे ब्रॉडकास्टिंग में, लक्ष्मी स्वामीनाथन थी वुमेन डिपार्टमेंट के लिए और फेमस स्लोगन जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इन्होंने मलाया में बोला। और उसके बाद इन्होंने एक पूरा रेजिमेंट बनाया था महिलाओं का, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता है। तो ये आईएनए तैयार हुआ। फिर आईएनए का जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट होकर के रंगून में लाया गया 1944 में। रंगून में आ गए ये और फिर यहाँ से इनके लिए और पास आ गए ये इंडिया के, तो थोड़ा और ईज़ी हो गया स्टेप्स को आगे बढ़ाना। 6 सितंबर 1943 में इन्होंने सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को जो है कैप्चर किया। इट वाज़ गिवन बाय जापानीज़ आर्मी टू आईएनए, क्योंकि जापान का यहाँ पे कब्ज़ा हो गया था, तो जापान ने ये आइलैंड्स जो हैं दिए और इसका नाम बदल दिया गया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अंडमान एंड निकोबार का नाम था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, जो आईएनए ने रखा था। और उसके बाद फिर आईएनए की बटालियन शाहनवाज़ के अंदर पूरा कमांड कर रही थी। इन्होंने जापानीज़ आर्मी के साथ मिल करके इंडो बर्मा की तरफ से अटैक करना था और इंडो बर्मा फ्रंट से ये लोग आकर के फिर जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे इम्फाल कैंपेन में। ये सारा प्लान इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब जापान इसमें क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि जापान ब्रिटेन का दुश्मन है और जापान इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता था, तो उसको लगा कि आईएनए के थ्रू उसे भी पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब हुई तो 14 अप्रैल को कर्नल मलिक जो है ऑफ बहादुर ग्रुप, इन्होंने आईएनए का झंडा पहली बार इंडियन मेनलैंड पर यानी कि मोरियंग इन मणिपुर में फहराया। और मोइरंग में मणिपुर के अंदर ये झंडा पहली बार फहरा करके इन्होंने एक तरह से जीत हासिल की कि इंडिया के जमीन पर ये पहुंच चुके हैं और अपना झंडा फहरा चुके हैं। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई एक एयर क्रैश में ताइवान में। हालांकि ये कुछ पक्का नहीं पता कि उनकी सचमुच में इसमें मृत्यु हो गई थी, क्या ये प्लान था या मर्डर था या क्या था, बट जो भी हो हमने उन्हें खो दिया। आईएनए के सैनिकों ने जब ये अटैक किया था, तो जैसे ही वो नॉर्थ ईस्ट एरिया से आगे बढ़े, ठीक है, मणिपुर के आगे बढ़े, तो उनको फिर वहीं कैप्चर कर लिया गया था और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें बंदी बनाया, उनके ऊपर ट्रायल हुआ और उसमें उन सभी सैनिकों के ऊपर जो है केस दर्ज हुआ, मुकदमा चला। उस मुकदमे के खिलाफ भारत के कई नागरिकों ने और सभी लीडर्स ने, कांग्रेस ने, गांधी जी ने, सबने उस मुकदमे के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से उस मुकदमे को रद्द करना पड़ा और फिर जो है आईएनए के अंदर जो भी सैनिक थे, जो भी पकड़े गए लोग थे, उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली लाया गया और इंडिया के लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि ये हमारी अपनी प्योर इंडियन आर्मी है, जहाँ भारत के सैनिक है, ये तो असली इंडियन आर्मी है जिसने भारत के लिए काम किया है और लड़ाई लड़ी है, कोशिश तो की एटलीस्ट, है ना? ट्राई तो किया। हालाँकि देखो, लड़ाई लड़ी, वो आर्मी बनाई, इतना प्लानिंग था, वो पकड़े गए, हार गए, उस लेवल पे वो सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जापान ने साथ नहीं दिया। प्लान तो था कि जापान भी आएगा और साथ-साथ में मिलकर के अटैक करेंगे। लेकिन बाद में जब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे हमला हुआ, तो जापान पूरी तरह से पीछे हट गया था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गई। तो जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज हुए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब लड़ाई चल रही थी, युद्ध के समय में जो बातें हो रही थी, वो युद्ध के खत्म होने के बाद वो बातें भी खत्म हो गई, वो रिश्ते भी खत्म हो गए, वो सारी चीजें खत्म हो गई क्योंकि अब सबकी नीड्स अलग थी, ठीक है। और ऊपर से अमेरिका एक सुपर पावर बन के दुनिया में उभर चुका था। अमेरिका का तो सबको क्लियर हो गया था कि वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अपने हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। तो आज़ाद हिंद रेडियो था यहाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये था लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो फ्रीडम के लिए लड़े, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के साथ आए। इन्होंने न्यूज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट किया एट वीकली इंटरवल्स, कई सारे लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू। और जो मेन एम था वो ये था कि आज़ाद हिंद रेडियो
ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है अलग अलग रेडियो स्टेशन के द्वारा, जिसमें कि अंग्रेज अपनी तरफ से चीजें चला रहे हैं, उसको ये काउंटर करें। ठीक है, और वो प्राइड एंड मोटिवेशन लोगों के अंदर जगाएं कि वो फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़े, आजादी की लड़ाई लड़े। तो आजादी की लड़ाई के लिए लोगों को उकसाना, ये सब चीजें थी। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और फिर जो है नेशनल सिनेरियो हमारा चेंज हुआ। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंड आता है इन यूरोप विद द सुसाइड ऑफ हिटलर एंड सरेंडर करता है जर्मनी 8 मई 1945 को। 1945 से 47 का जो पीरियड है, ये 2 साल हमारे लिए बहुत क्रूशियल थे, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट इसमें बहुत तेजी से आजादी की डिमांड कर रहा था। यहाँ गवर्नमेंट का एटीट्यूड बदल चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जिस तरह से अटैक हुआ था और अमेरिका जो सुपर पावर बन चुका है, उसके बाद ब्रिटेन बिल्कुल चुप हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो, अभी भी आप देख ही रहे हो कि ब्रिटेन बिल्कुल शांत है। ठीक है, वहां पे बिल्कुल मतलब वो अपने हिसाब से चुपचाप से शांति से बहुत रिस्पेक्टफुली रहना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें समझ में आ चुका था कि अब अमेरिका किसी की नहीं सुनेगा और अब वो खड़े हो नहीं पाएंगे अमेरिका के सामने, क्योंकि जो इंपीरियलिज्म और जो सारी चीजें वो कर रहे थे, अब वो दुनिया में नहीं चलेगी। लोग समझदार हो चुके हैं, कैपिटलिज्म आ चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है। तो इसीलिए ब्रिटेन को ये क्लियर हो गया था कि उन्हें अब पीछे हटना पड़ेगा। इसीलिए फिर ब्रिटेन बिल्कुल पीछे हट जाएगा और धीरे-धीरे आप देखोगे कि ब्रिटेन की जगह अमेरिका काफ़ी राइज़ करेगा, रशिया राइज़ करेगा, चाइना राइज़ करेगा, जापान और बहुत सारे दूसरे अलग-अलग देश आ जाएँगे। तो ब्रिटेन का जो एक दबदबा था पूरी दुनिया में, ठीक है, वो दबदबा अब खत्म हो चुका है और अब ब्रिटेन भी ये समझ चुका है कि उसे गीदड़ भभकी देने से कोई काम नहीं चलेगा। जो था और वो सारा एक वक़्त था, एक टाइम था जब उन्होंने बहुत एन्जॉय किया, बहुत ग्लोरीफाई किया अपने शासन को, बहुत पैसा कमाया, बहुत लोगों को लूटा। अब वो टाइम जा चुका है, ठीक है? वो वक़्त अब नहीं रहा। तो ब्रिटेन ये बात समझ चुका है और ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है। वो अपना एटीट्यूड भी बदल देंगे, ठीक है? वो कहेंगे कि अब लेट्स जस्ट मूव आउट ऑफ इंडिया। वो लोग भी अब फ्रस्ट्रेटेड है, ना उनके पास इतना पैसा था कि वो इतना मैनेजमेंट कर सकें। तो उन्होंने बोला कि देखो, इतने बड़े देश को चलाना, मैनेज करना, इतने दूर से आना, रहना, करना, ये आसान नहीं है और आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे लोगों को तो लोग फिर परेशान होंगे और आपको परेशान करेंगे। देखो, रिटेलिएट तो वो करेंगे ही, कहीं न कहीं से। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लोगों को दबाते रहो, तंग करते रहो और वो कुछ ना बोले, है ना? कर्मा तो भई कहीं न कहीं आपको बाद में वापस आकर के लूटेगा और परेशान करेगा। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो चुका है। जुलाई 1945 में लेबर गवर्नमेंट आई है, नई सरकार आई है, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये जो नई सरकार है अंडर क्लेमेंट एटली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनके अंदर आई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं हमारे थे पेथिक लॉरेंस, जो कि चलाएँगे इसे और 1945 में अगस्त में इलेक्शन अनाउंस हुआ था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए। और फिर सितंबर 1945 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अनाउंसमेंट आई थी कि इलेक्शन कैसे होंगे। गवर्नमेंट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द क्रिप्स मिशन होगा तब तक के लिए, मीनवाइल के लिए इन्होंने कहा। और जो प्रपोजल्स थे वो दे करके इन्होंने किसी तरीके से लोगों को दोबारा एकजुट करने की कोशिश की। कांग्रेस ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छी जीत हासिल की। तो इलेक्शन कैंपेन जो है, कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू हुआ और इन्होंने आईएनए ट्रायल के खिलाफ भी आवाज़ उठाई कि जो हमारे इंडियन नेशनल आर्मी है, सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी, जो पकड़े गए थे लोग, उन सैनिकों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। उन सैनिकों को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे भई। वो गलत कैसे हो सकता है? तो इसके खिलाफ जो है आवाज़ हुई। इलेक्शन कैंपेन जो है नेशनलिस्टिक एम्स के लिए आया। इसमें कहा कि भई हम जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में जो आपने लोगों को मारा है, टॉर्चर किया है, दबाया है, उस रिप्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे। आईएनए जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं उनके ट्रायल्स को रोकेंगे और इन्होंने कहा कि हम जॉइंट कोर्ट मार्शल ऑफ कर्नल प्रेम सहगल हुआ था, एक कोर्ट मार्शल करने की बात हुई थी जिसमें ना अ बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वन। इसमें क्या होता है, आप देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख हर तरीके के हमारे सैनिक लीडर्स थे और वो एक तरीके से ये दिखाता है इंडिया के सेकुलरिज़्म को, इंडिया की डाइवर्सिटी को। तो आप देखिए, कर्नल प्रेम सहगल थे, कर्नल गुरबख्श सिंह धिल्लोन थे और मेजर जनरल शाहनवाज़ खान थे। ठीक है? इन लोगों का नाम सबसे ऊपर था और जब इनके ऊपर केस चला तो पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ।
तो बहुत ज्यादा प्रेशर आया, मास प्रेशर था आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ, और इसे हम एन एज ऑफ अ वॉल्केनो कहते हैं, यानी कि जैसे वॉल्केनो बिल्कुल बाहर फटने ही वाला है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि आप अगर ये ट्रायल करोगे तो ये वॉल्केनो फटेगा और इसमें सारे अंग्रेज जल करके खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने इंडियन आर्मी को यूज किया हुआ था। ठीक है, किसने? ब्रिटेन ने यूज किया था टू रिस्टोर फ्रेंच डच कॉलोनियल रूल इन वियतनाम एंड इंडोनेशिया। सो उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने आवाज उठाई, और कांग्रेस ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये सारी चीजें बोली, अपने इलेक्शन कैंपेन में ये सब कुछ एक्सपोज किया। ब्रिटिशर्स पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे। तो कांग्रेस ने जो है कहा कि भाई हम तो सपोर्ट करते हैं अपने आईएनए के प्रिजनर्स को, और इन्होंने कहा कि जो पोस्ट वॉर कांग्रेस सेशन था, पहली बार जो कांग्रेस का सेशन बॉम्बे में हुआ वो सितंबर 1945 में हुआ। इन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि हम आईएनए को सपोर्ट करेंगे, और जो कोर्ट डिफेंस हो रहा है बाय भूलाभाई देसाई, सप्रू, नेहरू, के एन कटजू, असफ अली, ये सारे लीडर्स के द्वारा हो रहा है। ये सारे लीडर साथ में आए, इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे केस, हम जो है कोर्ट में इसको लेकर के आवाज उठाएंगे। तो आईएनए के रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी आई, जिसने कि कुछ पैसा, फूड, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था, और बहुत पैसा जो है इकट्ठा हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि भाई हम इन लोगों को, इन सैनिकों को कुछ मुआवजा देंगे, है ना, इन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम किया, देश के लिए लड़े। तो ये सब कुछ हुआ। आईएनए का जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें पहली बार आप देखिए कि हर कोई सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखो जो सैनिक है ना, वो हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हर तरीके के लोग हैं, और सैनिक अपने देश के लिए लड़ रहे थे। तो मुस्लिम लीग ने भी आईएनए को सपोर्ट किया। इट वॉज सपोर्टेड बाय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट, अकालीज, जस्टिस पार्टी, हरहार्स ऑफ रावलपिंडी, आरएसएस, हिंदू महासभा, सिख लीग, एवरीबडी सपोर्ट। बट हु अपोज्ड? गांधी जी। गांधी जी आईएनए को अपोज कर रहे हैं। गांधी जी ने आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि भाई जो मुकदमा चल रहा है वो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपको याद होगा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के बिल्कुल एंटी थे। दोनों अलग अलग थे, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, और सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन भी करना पड़ा था गांधी जी के प्रेशर की वजह से। तो अगर आपको याद है तो ध्यान होगा कि जो एक वॉयलेंस वाली बात है वो गांधी जी के लिए हमेशा एक सेटबैक हो जाती थी। गांधी जी अहिंसा पे ही चलते थे, और जहां मतलब मार, लड़ाई, आर्मी और मिलिट्री जैसी बातें हैं, वहां गांधी जी का सपोर्ट नहीं था। तो यहाँ पे 3 अपसर्ज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि विंटर में हुए थे 1945 से 46 के बीच में। तो कैलकाटा में ओवर आईएनए ट्रायल्स एक हुआ था 21 तारीख को, 21/11 1945 में। फिर जो है एक और ट्रायल हुआ था फरवरी में, कैलकाटा के अंदर ही 7 ईयर सेंटेंस टू आईएनए ऑफिसर रशीद अली दिया गया था कि 7 साल की जेल होगी। तो फिर वहां पे दोबारा बहुत प्रोटेस्ट हुआ। 18 तारीख को बॉम्बे में स्ट्राइक हुई थी रॉयल इंडियन नेवी की, रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग HMIS तलवार की। इसमें नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी भी आई थी, जिसने की यू नो इट वाज इलेक्टेड एंड दे ऑल केम टुगेदर कि हम सब जो है मिल करके आईएनए ट्रायल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसमें MS खान और मदन सिंह जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रिस्पेक्टिवली इलेक्ट हुए थे, और इन्होंने कहा कि हम अपने आप ही अपनी जो है बॉडी चलाएंगे। और इंडियन नेवी, जो आप सोचो ना, जब नेवी मतलब आपके खिलाफ आ गई, रॉयल इंडियन नेवी आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, तो फिर आप क्या सरकार चलाओगे? सरकार क्या है? अ किंग इज नथिंग विदाउट हिज आर्मी, अ गवर्नमेंट इज नथिंग विदाउट द आर्मी। आर्मी, नेवी, ये आपकी मेन पावर है। ठीक है, उस समय तो आर्मी और नेवी ही होती थी, तो यही आपकी मेन पावर है। ठीक है, एयरफोर्स आपकी मेन पावर है। तो जो ये मेन पावर है, उसी का सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है, सैनिक ही अगर आपके विरोध में खड़े हो गए, और पूरा का पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन अब कह रहा है कि हम अपना खुद का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे हैं, अपना खुद का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे हैं, अभी हमें अंग्रेजों का कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर अंग्रेज रूल नहीं कर सकते थे। तो ये बात तो क्लियर हो गई थी कि अब अंग्रेजों का शासन इंडिया से खत्म हो चुका है, उसको वो अंग्रेज माने या ना माने। ठीक है, तो ये जो है आया। नेवी ने क्यों रेबेलियन किया था? क्योंकि नेवी के अंदर बहुत भेदभाव चल रहा था। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, पेमेंट को लेकर के बहुत खराब खाना था, अब्यूज होता था सुपीरियर्स के द्वारा। तो आईएनए ट्रायल्स में ये सब चीजें हुई। जो ट्रूप्स थे इंडोनेशिया में, उनको यूज किया गया था
इसमें बहुत लोगों को मतलब काम करवाया जाता था एक्स्ट्रा उनसे, और जो रेटिंग के अंदर अरेस्टिंग हो रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए बहुत लोगों ने जब सपोर्ट किया, तो एचएमआईएस के ऊपर बहुत ज़्यादा अरेस्टमेंट हुई। एचएमआईएस तलवार के ऊपर उंगली उठाई गई थी, तो लोगों को बहुत गुस्सा था कि क्या हम अपने देश के लिए, अपने देश के आंदोलन के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो वो एक नेशनलिज्म की जो भावना है वो आ गई है, और वो नेशनलिज्म की भावना कहीं ना कहीं इन सबको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि दे वांट समथिंग न्यू, दे वांट अ न्यू बॉडी। वो पूरा एंटायर जो ब्रिटेन का स्ट्रक्चर है, अब उसे खत्म कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन जो है हुआ, और रिजल्ट्स आए जिसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, कांग्रेस जीत गई। लेकिन मुस्लिम लीग को भी बहुत वोट मिले थे मुस्लिमों के, जो दिखाता है कि मुस्लिम लीग ने भी एक छोटी सी जगह अपनी बना ली थी। तो कांग्रेस को जो है 91% नॉन मुस्लिम वोट्स मिले थे, ठीक है, और 57 सीट्स इनको मिली थी सेंट्रल असेंबली में आउट ऑफ 102, जो कि एक मेजॉरिटी है। सब जगह इनको मेजॉरिटी मिली, सिर्फ बंगाल, सिंध, पंजाब में नहीं मिली थी, लेकिन मेजॉरिटी इनको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और असम में मिली थी। तो कांग्रेस को उन जगहों पे मेजॉरिटी नहीं मिली थी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जहाँ पे मुस्लिम लीग का सपोर्ट था। मुस्लिमों को 86.6% मुस्लिम वोट्स मिले थे, ठीक है। बाकी सारे नॉन मुस्लिम वोट्स जो हैं इनके साथ डिवाइड हो चुके थे। 30 रिजर्व सीट्स इनको सेंट्रल असेंबली में जो थी इनकी रिजर्वेशन वाली वो मिल गई थी, और इनको मेजॉरिटी मिली थी अपना सिंध के इलाके में, और बंगाल सिंध के इलाके में, वहां पे इनको मेजॉरिटी मिली थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन सब इलाकों पे इनका मुस्लिम लीग का एक दबदबा आ गया कि कहीं ना कहीं बंगाल में, सिंध में दे हैव अ प्रेजेंस, पंजाब में इनका प्रेजेंस है। तो कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन कहता है कि देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लड़ाई जो है वो सुलझ नहीं रही है, तो हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा जिससे ये लड़ाई सुलझ जाए और ये लड़ाई खत्म हो जाए। तो फरवरी 1946 में एटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पैट्रिक लॉरेंस को भेजेंगे, जो कि एसओएस थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये आए, और स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे वो आए, और एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे वो आए, ठीक है। ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं इंडिया को। पैट्रिक लॉरेंस जो है, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द मिशन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखिएगा, पैट्रिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन ऑफ द मिशन, ठीक है। तो ये आया, तो रिजेक्शन इसमें जो है हुआ, रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर अ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान को बनाने का जो पूरा फुल फ्लेज्ड प्लान था उस डिमांड के खिलाफ थे, उसको रिजेक्ट किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो, 38% ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड 48% ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, दे वर नॉन मुस्लिम्स। आप कह रहे हो कि मुस्लिम्स हैं, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बट आप किसी और तरीके से भी उनको दे सकते हो। वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है ना, हिंदू भी है, सिख भी है, तो उनका क्या? दूसरा, बंगाल एंड पंजाब में जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं, वहां पे तो भाई उनके डीप सीटेड टाइज हैं उन रीजन से। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे हिंदू लोग बहुत ज्यादा मेजोरिटी में रह रहे हैं, तो उनको आप क्या करोगे? देन डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस वुड बी डेंजरस। उन्होंने कहा कि जो आर्म फोर्सेस हैं, अगर हम उसका डिवीजन कर देंगे तो वो बहुत डेंजरस होगा। हिंदू मुस्लिम लाइन पे हम ऐसा डिवीजन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि आईएनए जो है उसने एक जगह बनाई थी लोगों के मन में, राइट। एक तरीके से ये दिखा दिया था कि आप अपनी सरकार चला सकते हो, आप अपना सैनिक अपने देश को बना सकते हो। और उस प्रोटेस्ट में बहुत से हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने सपोर्ट किया। ब्रिटिशर्स को भी एक बात समझ में आ रही थी कि जो आम जनता है ना, वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ये तो लड़ाई है पॉलिटिकल लीडर्स की। ये लड़ाई जो हो रही है, ये अब एक राजनीतिक जो चेहरा है वो लेकर के बैठी हुई है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस तरीके से डिमांड फुल फ्लेजेड पाकिस्तान की नहीं मानेंगे। तो क्रिप्स मिशन जो है, सॉरी, कैबिनेट मिशन जो है, ये आया था। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में जब आया, तो इसने कुछ ग्रुपिंग की बात की। इसने कहा कि हम प्रोविंशियल असेंबलीज के 3 सेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। 3 तरीके से असेंबली के ग्रुप्स होंगे। सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस आएंगी, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस और
यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे सारे ज्यादातर हिंदू रहते हैं। सेक्शन बी में आई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, जहाँ मुस्लिम ज्यादा हैं, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। सेक्शन सी में आए मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, जो कि बंगाल और असम वाले एरियाज के अंदर आते थे। तो ये 3 तरीके के इनके सेक्शंस बन गए। इसमें दिक्कत क्या हुई कि जो सिख थे वो बहुत नाराज थे। उन्होंने बोला कि हम कौन से सेक्शन में हैं? जो सिंध का एरिया था वहां पे भी बहुत सारे सिख थे, पंजाब के एरिया में भी बहुत सारे सिख थे। तो पंजाब वाला जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस का एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में आ गया, और ये वाला जो है ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में आ गया, बंगाल और असम। मतलब इंडिया का मैप देखोगे तो एक तरफ पंजाब है, एक तरफ बंगाल है ना? तो दोनों अलग अलग दिशाओं में है, इसीलिए दो अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस बनाए गए। 3 टायर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट की बात की गई, सेक्शंस इसके लिए लाए और कहा कि भाई हम यूनियन लेवल पर और फिर स्टेट लेवल पर फिर लोकल लेवल पर सरकार बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी बाय प्रोविंशियल असेंबलीज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर सिस्टम जब वोटिंग का होता है। एक कॉमन सेंटर बनाया जाएगा टू कंट्रोल डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, जिसमें कि पाकिस्तान और इंडिया के सब चीज़ों के हिसाब से चीज़ों को देखा जा रहा है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान की डिमांड तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, बट एक तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के लिए जो सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन बी एंड सी, उसको ध्यान में रखते हुए ये कह रहे हैं कि देखो, आपको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहाँ पे आपके पास पूरा अधिकार है इस इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का। तो एक कॉम्युनल क्वेश्चन जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग, इन्होंने कहा कोई भी संप्रदाय से रिलेटेड कोई बात है तो भाई सबकी जो है राय ली जाएगी। जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं वो सिंपल मेजोरिटी से अपना कानून बना सकते हैं, कोई भी बदलाव है तो वो कर सकते हैं। जो प्रोविंसेस थे उनको पूरी ऑटोनॉमी दी गई थी, उनको रेजिडुअल पावर्स भी दी गई थी, और ये कहा गया था कि हम पैरामाउंसी को अब खत्म कर देंगे और इसे पूरी तरीके से एंड कर देंगे। ठीक है, अब ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हो रही है, ब्रिटेन अब जा रहा है, तुम लोग अपना आपस में चीजों को डिसाइड कर लो। तो जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था प्रोविंस में, इट वॉज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ अ ग्रुप, एंड आफ्टर 10 years a province was to be free to call for a reconsideration of group or union construction। मतलब कि ये कहा गया कि देखो, अभी तो जो इलेक्शन की रिजल्ट है उस हिसाब से सरकार बना लो, और 10 साल के लिए हम ये मान के चलेंगे कि जिस हिसाब से ग्रुपिंग हुई है वैसे चला करके देखेंगे। बाद में 10 साल के बाद अगर किसी राज्य को लगता है कि वो इस ग्रुप से निकलना चाहता है, ठीक है, तो दोबारा रिकंसिडरेशन हो सकता है। मतलब 10 साल के लिए हम पहले एक बार चला के देखेंगे। मीनवाइल इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी और अपना संविधान निर्माण करेगी। तो जब ये सारा आया तो कांग्रेस जो है वो इसके खिलाफ थी। कांग्रेस जो है इट वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और लीग के पास कोई जो है वीटो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हम तो पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान ही हमारा कंपल्सरी ग्रुपिंग के हिसाब से बनेगा, बिना हम पाकिस्तान के तो कोई ग्रुप मानेंगे ही नहीं। तो पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेशर में आकर के सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाते हैं और हम भी जो है अपना कानून बना लेते हैं, कल को पता चले इंडिपेंडेंस मिल गई और फिर कुछ नहीं मिला तो। पर बाद में फिर उन्होंने जो है पार्टिसिपेशन अपना हटा लिया और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए नहीं। ठीक है, इन रियलिटी स्टार्टिंग में ही वाज द पार्ट ऑफ इट, बट देन उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो नहीं आएंगे। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑब्जेक्शंस जो हैं वो क्या थे? कांग्रेस ने कहा कि जो प्रोविंसेस हैं उनके पास इतना वेट करने का टाइम नहीं है। क्यों वो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक वेट करेंगे टू लीव अ ग्रुप? भाई पहली बार जब इलेक्शन होगा इंडिपेंडेंस के बाद और जो जो भी चीजें आप करोगे, तब तक का क्या, इतने साल तक वो क्यों वेट करेंगे? और ये जो कंपल्सरी ग्रुपिंग आप कर रहे हो, ये बहुत सारे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को खत्म कर रही है। आप किसी राज्य से उसका अधिकार छीन रहे हो कि वो किस ग्रुप में रहना चाहता है। दूसरा, प्रोविंसेस का बहुत सारे फॉर इलेक्टेड मेंबर्स जो प्रोविंसेस हैं वो थे ही नहीं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स का कुछ पता नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होना है। तो मुस्लिम लीग ने भी बोला कि ये ग्रुपिंग जो कंपलसरी है वो होनी चाहिए विद द राइट टू सिसीड। मतलब अगर किसी को किसी ग्रुप से बाहर निकलना है तो वो राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ऐसा मुस्लिम लीग चाहती थी। तो ओवरऑल जो ये कैबिनेट मिशन है, ये भी काम नहीं कर पाया और कुछ एक्सेप्टेंस और कुछ रिजेक्शंस आए।
जैसे कि जून 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक लॉन्ग टर्म प्लान को एक्सेप्ट किया कि कैबिनेट मिशन के लॉन्ग टर्म प्लान को हम लेकर के चलेंगे, और जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल असेंबलीज के और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ये सब इलेक्शन करके किया गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने एक्सेप्टेंस को विद्रॉ किया लॉन्ग टर्म प्लान के लिए और कहा कि हम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ना ही हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनेंगे। और ये सब करने के अलावा मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे भी अपना लॉन्च कर दिया था। जिन्ना ने बोला कि भाई डायरेक्ट एक्शन ले लो, मुस्लिमों को एकदम खुला हैंड दे दिया, जो करना है करो, अपना पाकिस्तान बनाओ। अब लोग क्या है ना कि लोग बहुत वायलेंट हो गए, सब लोगों के बीच में खूब हड़कंप हुआ। मुस्लिमों ने अपने पाकिस्तान को बनाने के लिए कई सारे जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपने बंगाल एरिया में, पंजाब एरिया में बहुत हड़कंप किया, बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तान के क्रिएशन को लेकर के वॉयलेंस किया गया और फिर अल्टीमेटली उन्होंने इस डायरेक्ट एक्शन डे का बहुत गलत फ़ायदा भी उठाया। कई लोगों के साथ बहुत बुरा भी हुआ, लूटा गया उन्हें, परेशान किया गया। तो ये सब चीज़ें हुई। इंटरिम गवर्नमेंट फिर कांग्रेस ने जैसे-तैसे तैयार की कि भई चलो ठीक है, अगर मुस्लिम लीग नहीं मानता तो हम अपना तो संविधान बनाएँ, है ना? हम मुस्लिम लीग का इंतज़ार तो कर नहीं सकते थे। तो 2 सितंबर 1946 में डिस्पाइट द टाइटल एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनी इन द कंटिन्यूएंस ऑफ ओल्ड एग्जीक्यूटिव, यानी पुराना जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसी हिसाब से जो वेवेल थे उन्होंने ओवररूल किया मिनिस्ट्रीज को ऑन रिलीज ऑफ आईएनए प्रिजनर्स इन मार्च 1947। ये लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी। वेवेल ने चुपचाप जो है मुस्लिम लीग को बुलाया इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर बिना किसी डायरेक्ट एक्शन के अंदर गिवन अप के, डिस्पाइट रिजेक्शन ऑफ कैबिनेट मिशन, डिस्पाइट इंसिस्टेंस ऑन कंपल्सरी ग्रुपिंग, सब कुछ था बट फिर भी इन्होंने बुलाया। बट फिर भी जो मुस्लिम लीग है वो बाद में अल्टीमेटली सब छोड़ के चली जाती है। हालांकि आप कुछ मेंबर्स हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं जिन्हें पोर्टफोलियो दिया गया, क्योंकि देखो इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं, नाम के लिए ही सही, एक सरकार बना रहे हैं, तो किसको क्या मिलेगा ये बहुत जरूरी था। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एक्सटर्नल अफेयर्स के एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री दी गई थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिला, डॉक्टर जॉन मठाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस, CH भाभा को वर्क्स मिले थे, माइंस एंड पावर्स का इलाका मिला था, लियाकत अली खान फाइनेंस संभाल रहे थे, अब्दुल राब निश्तार जो है पोस्ट एंड एयर का एरिया देख रहे थे, असफ अली को रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिला, सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स मिला, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगार को कॉमर्स मिला और गजनाफर अली खान जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को देख रहे थे, जोगिंदर नाथ मंडल जो है लॉ एरिया को देख रहे थे। ऐसे करके इन्होंने पोर्टफोलियो बना करके सबको अपना अपना इलाका दे दिया। इसमें जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे, वो एक बॉम्बे प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि देखो जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हम कैसे व्यापार करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी इंडिया की कैसे काम करेगी उसकी प्लानिंग करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के लिए एक बॉम्बे प्लान आया था जो कि 1944 से 45 के बीच में आया। इसमें जो कैपिटलिस्ट थे बहुत बड़े, बहुत मतलब ये कह लो सबसे दुनिया के रिच लोगों में से एक हैं ये, ठीक है, और इंडिया के तो सबसे अमीर लोग थे ही। इसमें थे हमारे GL मेहता जो कि प्रेसिडेंट थे FICCI के। इन्होंने ये आर्ग्यू किया 1943 में कि एक कंसिस्टेंट प्रोग्राम होना चाहिए रिफॉर्म्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द सोशल अपहीवल्स। तो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी जो है ये आई, ये सेटअप हुई थी बाय कैपिटलिस्ट इन 1942। इसके अंदर इवेंचुअली जो है इन्होंने ड्राफ्ट किया था बॉम्बे प्लान को, इट वाज टू फंक्शन। ये जो है ड्रॉ अप हुआ था बाय द बिग थ्री ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, JRD टाटा, GD बिरला एंड श्रीराम। ठीक है, ये तीनों हमारे सबसे बड़े, सबसे अमीर लीडर्स थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये प्लान जो है फार रीचिंग लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर की बात करता है, मैसिव पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करता है। इसके अंदर जो सिग्नेटरीज थे वो थे पुरुषोत्तम ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला, देशश्री दलाल, श्रीराम, कस्तूरा भाई लाल भाई, AD शेरोफ एंड जॉन मठाई। तो जो बेसिक एजम्पशन था वो ये था कि बॉम्बे प्लानर्स जो हैं, इट वाज मेड दैट द प्लान कुड बी इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय एन इंडिपेंडेंट नेशनल गवर्नमेंट, जो कि सारे जमीन जायदाद, क्या पैसा, कहाँ फैक्ट्री, कहाँ क्या टैक्सेशन होगा, उसको लेकर के प्लान आउट करेगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये सब हम प्लान बना रहे हैं जो कि हमारी तरफ से चीजें रहेंगी, कैसे रहेंगी और हम कैसे व्यापार करना चाहते हैं,
जो एक इंडिपेंडेंट नेशन में ही हो सकता है। फिर एक स्प्रेड हुआ कम्युनलिज्म का इंडिया में बहुत ज्यादा। आपको याद होगा 1886 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था नौरोजी के अंदर, ये डिक्लेयर करता है इंटेंशन ऑफ नॉट रेजिंग सोशल रिलीजियस क्वेश्चंस। ये क्या कह रहे हैं कि हम सोशल रिलीजियस क्वेश्चंस को रेज नहीं करेंगे। और 1889 में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि जो मुस्लिम्स के द्वारा अपोज होता है इशू, उसको हम कभी टेकअप नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है जब आगा खान ने शुरू की थी, तो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट थे। नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वकरुल मुल्क, ये सारे जो है ये कहीं ना कहीं कह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ जो है तुम अगर अपना एक स्टैंड दिखाओगे, उनके साथ चलने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा फायदा हो जाए। पंजाब हिंदू सभा फॉर्म हुई थी 1909 में, जो कि यूएन मुखर्जी के द्वारा और लालचंद के द्वारा हुई थी। कांग्रेस जो है फॉर यूनाइटिंग वन नेशन हिंदू शुड ज्वाइन गवर्नमेंट अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये चीज कह रही थी। आरएसएस 1925 में आया था और 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में। और फिर ग्रुपिंग हुई थी जोग्राफिकली कंटीजियस मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज की, ठीक है, इनटू एन इंडिपेंडेंट स्टेट लेटर। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक टाइमलाइन है जो आपको दिखाता है कि इंडिया में कम्युनलिज्म का जो जन्म है वो कैसे हुआ। सांप्रदायिकता की भावना हमारे अंदर पहले से नहीं थी। बेसिकली ये जो भावना है ये तो हमें अंग्रेजों ने दी, है ना। उनका डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भावना भारत के लोगों के अंदर जगाई थी। तो अल्टीमेटली अब हमें इंडिपेंडेंस मिला कैसे, ठीक है, अब वो दिन आ गया है जब हमें आजादी मिलेगी, ठीक है। तो भारत की आजादी को जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे भारत आजाद हो रहा है और अब आजादी के बाद भारत क्या करेगा। तो जैसे कि आपको याद है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था हमारे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। तो जो क्लेमेंट एटली थे, ठीक है, क्लेमेंट एटली ब्रिटिश पीएम, इन्होंने ये देखा कि हर जगह से टेंशन आ रही है, तो उन्होंने 20 फरवरी 1947 में एक अनाउंसमेंट किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये डिक्लेयर किया, यानी कि ब्रिटेन की लोकसभा से ये डिक्लेरेशन आया कि जो ब्रिटिश का इंटेंशन है वो ये है कि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बाहर जाना चाहते हैं। एटली ने अपना स्टेटमेंट जो है दिया कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया से 30 जून 1948 से पहले चले जाएंगे। मतलब ये एक लास्ट डेट डिसाइड कर ली गई और डिक्लेयर कर दिया गया कि इसके बाद क्या होगा कैसे होगा ये नहीं देखा जाएगा। एक लास्ट डेट डिक्लेयर करने से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है। और बेबल जो हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे बाय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बन गए हमारे नए वॉइसरॉय। इन्होंने माउंटबेटन प्लान भी बनाया जिसके हिसाब से बाउंड्री डिसाइड हुई इंडिया और पाकिस्तान की। तो लॉर्ड माउंटबेटन आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये जब इंडिया आते हैं तो ये मतलब काफी अच्छे से सबको समझते हैं, इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे सभी मुस्लिम लीग के लीडर से और कांग्रेस के लीडर से भी, स्पेशली नेहरू जी की जो लीडरशिप थी। और लेडी माउंटबेटन जो कि इनकी वाइफ थी, वो नेहरू जी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। और इसमें जो पावर है, पावर में भी ट्रांसफर टू वन सेंटर और इन सम एरियाज टू एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये भी कहा गया कि जहां जहां एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, जहां जहां हो सकता है वहां वहां पे पावर को ट्रांसफर कर दो। ब्रिटिश पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं प्रिंसली स्टेट्स में वो भी लैप्स करेंगी। जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा सारा ब्रिटेन का कंट्रोल खत्म। और ब्रिटेन जो है ये कह रहे हैं कि दीज वुड नॉट बी ट्रांसफर टू एनी सक्सेसर गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। और ये कह रहे हैं कि हम जो पावर ट्रांसफर आपको कर रहे हैं, ठीक है, एक बार प्रिंसली स्टेट्स को या किसी को, वो कभी अब हम हमारा ब्रिटेन का उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही ब्रिटेन के किसी सक्सेसर का कोई लेना देना है। कांग्रेस ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। जो ये प्रोविजन था ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन सेंटर, इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस को लगा कि बड़ी मुश्किल से ये हमें आजादी देने के लिए तैयार हुए हैं। और भाई एक से अधिक सेंटर तो होंगे क्योंकि दो देश बनने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस बात को मान लेती है और एक्सेप्ट कर लेती है। तो माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, जिसमें पंजाब और बंगाल की असेंबलीज जो हैं वो एक डिसीजन लेंगी पार्टीशन का। इसमें सिंध जो है वो अपना खुद का डिसीजन लेगा। रेफरेंडम हुआ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और सिलेट के डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर दो डोमिनियंस की बात हुई जो पार्टीशन के बाद बनेंगे, जिसकी दो अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी। फ्रीडम जो है वो 15 अगस्त 1947 को दिया जाएगा।
18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट आया और 1947 को इसे रॉयल एसेंट मिला। सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक बाउंड्री कमीशन बनाया जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए लाया गया था। जो ये रेडक्लिफ लाइन है बेसिकली सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा बनाई जाएगी कि भाई कहाँ से कितने बॉर्डर में हम कहेंगे कि ये इंडिया का एरिया है और ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, तो ये पूरा मैप बनाया गया और माउंटबेटन प्लान के बाद फिर हमारा ये पूरा प्लान क्लियर हुआ और भारत को आजादी मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 5 जुलाई 1947 में। इसने कहा कि दो नए डोमिनियन स्टेट्स आ रहे हैं इंडियन एम्पायर के अंदर, जिसमें से निकला एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब सिंध प्रोविंसेस और बलूचिस्तान का जो एरिया है इसमें क्योंकि ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये पाकिस्तान बनेगा और बाकी सारा पोर्शन इंडिया ही है। इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हैं उन्हें ऑटोमेटिकली डिसॉल्व किया गया और कहा कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक ये दोनों ही डोमिनियंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अनुसार चल सकते हैं। ये कहा गया कि नए संविधान नए डोमिनियन के अपने अपने हिसाब से आएंगे और गवर्नर जनरल जो हैं वो अपने आप उसके अपॉइंट करेंगे। साथ ही टेरिटरीज, पावर, ड्यूटीज, एसेट, लाइबिलिटीज का एक फर्दर डिवीजन किया जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर जनरल की। इस एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को एक बेस बनाया है और कहा कि जो एक्ट है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इनटू आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 221 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि दैट ये जो आप देख रहे हो इंडिपेंडेंस एक्ट ये तो ब्रिटेन की तरफ से एक वादा है। अब आप इसके अनुसार चलो या ना चलो ये आपके देश की अपनी मर्जी है। एम.ए. जिन्ना पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने और इस तरीके से उन्होंने अपने पाकिस्तान के एक्सेप्टेंस को माना। हालांकि इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम रिक्वेस्ट करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन को कि वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और कंटिन्यू करें, क्योंकि हमने तो वैसे भी गवर्नर जनरल की कोई पोस्ट रखनी नहीं थी और हम दिखाना चाह रहे थे कि रियल जो पावर ट्रांसफर हो रही है, जैसे ब्रिटेन हैंड ओवर दे रहा है हमें तो वो इंडिया को हैंड ओवर दे रहा है और इस तरीके से माउंटबेटन जो है वो लास्ट थे तो उन्होंने फिर हमें हैंड ओवर दिया। ठीक है, तो हमने उनको कहा कि आप कंटिन्यू करो क्योंकि आप ही इंडिपेंडेंस दे रहे हो और इंडिपेंडेंस के समय में भी हो, ये चीज हमें चाहिए, है ना, थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी उससे। और फिर जो है ये सारा प्लान बना दिया गया। पर इस बीच में ना वायलेंस बहुत हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये क्लियर हुआ कि पार्टीशन होने वाला है और इस तरीके से इंडिपेंडेंस मिलेगी इंडिया को, तो सारे अंग्रेजी जो ऑफिसर्स थे और आर्मी वाले लोग वो अपना बैग पैक करने लगे। हालांकि ब्रिटेन ने ये आइडिया दिया था कि तुम चाहो तो हमारी आर्मी यूज कर सकते हो और थोड़ा वायलेंस को रोक करके पार्टीशन शांति से कर लो, लेकिन फिर इंडिया के लोगों ने ये बात नहीं मानी। हमने बोला कि भाई अगर आप अपनी आर्मी ही यहाँ से नहीं लेके जाओगे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना, फिर हम अपनी आर्मी अपने आप यूज करेंगे और हम अपने लोगों को खुद संभालेंगे कि क्या करना है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गया क्योंकि जो पार्टीशन जब हो रहा है तो बहुत सारे हिंदुओं और मुस्लिमों का आना जाना हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। तो हमें अल्टीमेटली फ्रीडम तो मिली बट वो आई एक पेन ऑफ पार्टीशन के साथ। कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस चाहती है, कई बार एक बहुत बड़ा बलिदान चाहिए होता है किसी एक बहुत बड़े लेवल ऑफ कमिटमेंट को अचीव करने के लिए, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ भी हुआ। पर अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी बात है कि फाइनली हम इंडिपेंडेंट हुए, हम आजाद हुए, हम अब अपने खुद के कानून बना सकते हैं। आजादी की सही परिभाषा को समझिए। देखिए, जैसे एक इंसान होता है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? उसकी अपनी आजादी। इसलिए आप देखो कि जब कोई गलत काम करता है तो उसको हम जेल में डालते हैं। क्यों? कि अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या खाना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कौन तुमसे मिलेगा, कब तुम उठोगे, कब तुम सोओगे, कब तुम खरोगे, क्या होगा तुम्हारे साथ, अब तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तुम क्या खाओगे ये तुम्हें डिसाइड नहीं करना। जो बनेगा जेल में, जो तुम्हें मिलेगा तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तुम किसी से मिलने कहीं बाहर नहीं जा सकते। तुमसे कोई अगर मिलने भी आ रहा है तो कुछ मिनट्स के लिए, कुछ देर के लिए मिल सकता है, फिर तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। यानी कि एक आइडिया है यहाँ, समझो कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फ्री हो और अपने मन से अपने काम कर सकते हो, जो आपका मन करता है वो आप कर सकते हो, तो इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है।
पर अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और जब हमारे पास फ्रीडम आई तो हमने फिर फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग किया, हमारा डिफेंस स्ट्रांग हुआ और आज आप देख ही रहे हो कि हम एक बहुत स्टेबल लेवल पर गवर्नमेंट को चला पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर होता है। हमारा हिस्ट्री का एनसीईआरटी के सभी पार्ट 6 टू 12 अब कंप्लीट हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये हमारा नया इंग्लिश चैनल है। हमने अपने आधे पार्ट जो हैं, आधे से ज़्यादा, वो सारा हमने अपने मेन चैनल शून्य आईएएस का एक जो मेन चैनल है शून्य आईएएस, उस यूट्यूब चैनल पे कवर किया है। तो उसमें हमने ऑलरेडी पहले से ही एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का भी हाफ ऑफ द पार्ट कवर कर लिया था। फिर बहुत से हिंदी स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी डिमांड थी कि नहीं हिंदी में भी सेम सीरीज़ होनी चाहिए। तो हमने कंटिन्यू किया उसको यहाँ हिंदी वाले सीरीज़ में, हिंदी स्लॉट से। ठीक है? तो एंशिएंट मिडिवल का और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो इनिशियल पार्ट अगर आपको देखना है, दैट विल बी देयर ऑन द शून्य आईएएस का जो मेन चैनल है उसके ऊपर। बाकी प्लेलिस्ट में आपको इस चैनल की सभी वीडियोज़, इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स मिल जाएँगी। अभी हम इस चैनल पे और वर्क कर रहे हैं। आप भी सपोर्ट कीजिए बिकॉज़ देखो आप लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल आगे बढ़ेगा। नए वीडियोज़ आएँगे, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए एक नया सेटअप हम कर रहे हैं क्रिएट, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के जो हमारे लर्नर्स हैं, वो कुछ नया सीख सकें, उन्हें मज़ा आए, वो सुनें और वो जो है समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को आप क्लियरली समझ पाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं अगर आपके तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।